नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके अपने चैनल देसी टॉक्सिक पर, जिसे अभी सब्सक्राइब करें रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। 8 अगस्त साल 1942 मुंबई के ग्वाली का टैंक मैदान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लीडर्स इकट्ठा होते हैं। ये एक संघर्ष का ऐलान करने वाले हैं, एक आखिरी संघर्ष सत्ता में बैठी ब्रिटिश विल्डी लिस्ट सरकार के खिलाफ। हजारों के भीड़ के सामने महात्मा गांधी एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप को आजाद समझे। हम आपसे अब इस इंपीरियलिज्म के सारे प्रमा जूते के नीचे नहीं रह सकते। हमें चाहिए पूरी तरीके से आजादी। मैं आप लोगों को एक मंत्र देता हूं, इसे अपने दिल में बसा लो और इसे अपनी हर सांस में याद रखना। ये मंत्र है, करो या मरो। अब या तो हम इंडिया को आजाद देखेंगे या फिर इस कोशिश में मारे जाएंगे, लेकिन इस गुलामी में अब हम और नहीं जिएंगे। कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट की, भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश सरकार जानती थी इसके बारे में और कुछ महीने पहले से ही ब्रिटिश राज की होम डिपार्टमेंट काम कर रही थी एक फ्री स्टेज प्लान पर इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए। स्टेज 1 प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाए, पूरे मीडिया पर इस तरीके से कंट्रोल बनाया जाए कि कोई भी अखबार इसकी खबर ही न छापे। स्टेज 2 कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस के दफ्तरों पर रेड मारकर उनके फंड सीज कर लेना और कांग्रेस के सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लेना। स्टेज 3 मास मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करना, कांग्रेस के लीडर्स को एंटी नेशनल घोषित कर देना और इस तरीके से मूवमेंट को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। अगला दिन 9 अगस्त महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और सारे टॉप लीडर्स कांग्रेस के इन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। अगले कई सालों तक ये लीडर्स जेल से बाहर नहीं आने थे। फिर सवाल ये कि इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज के वीडियो में आप इंस्पिरेशन की एक जबरदस्त दास्तां सुनेंगे। इतनी सख्ती और मुश्किलों के बीच आकर कैसे इनकलाब का नारा देश के कोने कोने तक पहुंचता है और कौन वो देश में रहने वाले गद्दार थे जो ब्रिटिश की साइड लेते हैं इस मूवमेंट के दौरान। आइए समझते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को गहराई से आज के इस वीडियो में। इस मूवमेंट के शुरू होने से ठीक 2 साल पहले की बात है। 8 अगस्त साल 1940 ब्रिटिश राज ने वायसराय लिनलिथगो के द्वारा एक ऑफर पेश किया था इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को। इसे नाम दिया जाता है अगस्त ऑफर। इसमें उन्होंने कहा कि हम इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे ब्रिटिश इंडिया सरकार में। असल में बात क्या थी कि ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 2 बड़े जोर शोर से चल रही थी यूरोप में। जर्मनी का डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर एक के बाद एक देश को सक्सेसफुली इन्वेड किए जा रहा था और ब्रिटेन इकलौता देश खड़ा था उसके खिलाफ। यूके में मौजूद ब्रिटिश सरकार बड़ी मुसीबत में थी और बड़ी डेस्परेट थी, जहां से मदद मिल सके वहां से ली जाए। हालांकि इंडियन सोल्जर्स पहले से ही ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन ब्रिटिश चाहती थी कि इंडियंस की तरफ से और ज्यादा कॉपरेशन हो। इसलिए उन्होंने सोचा इंडियंस को मनाने के लिए हम एक ऑफर देते हैं। इस समय तक कांग्रेस ने ठान ली थी कि वह छोटे मोटे ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वह पूरी तरीके से आजादी चाहते हैं। इस मिशन का मकसद था इंडिया को आजादी देना वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद। लेकिन क्रिप्स मिशन में जो ऑफर दिया जाता है ब्रिटिश की तरफ से, वह फुल फ्रीडम का नहीं होता है, बल्कि डोमिनियन स्टेटस का होता है। क्रिप्स की ऑफर में इंडिया एक ऑटोनॉमस रीजन बन जाएगा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर। यह थोड़ा बेटर ऑफर था पिछले वाले से, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने अपना मकसद साफ बताया, पूरी तरीके से आजादी। अब तक कांग्रेस के लीडर्स इन ऑफर्स और नेगोशिएशन से तंग आ चुके थे। कुछ महीने बाद 14 जुलाई 1942 की वार्धा कमेटी में एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का रेजोल्यूशन बनाया जाता है। उस वक्त कई प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद,
और जयप्रकाश नारायण ने बहुत दिलचस्पी दिखाई इस इनिशिएटिव में। वार्धा मीटिंग के 9 दिन बाद 23 जुलाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड एमरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉलोनीज वाइस्काउंट क्रैनबोर्न को एक चिट्ठी लिखते हैं। यह बताते हैं कि जो रेजोल्यूशन इस वार्धा मीटिंग में लिया गया है वो 7 अगस्त को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा और इसके बाद एक मास मूवमेंट शुरू होगी जो ब्रिटिश एम्पायर की सियासत के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज होगा। हमें कड़ी से कड़ी मेजर्स लेनी चाहिए। यहाँ पर इस चिट्ठी में लिखा होता है, यह भी मेंशन किया जाता है कि कुछ कांग्रेस की लीडर्स को अफ्रीका डिपोर्ट कर दिया जाए ताकि इस मूवमेंट शुरू ही ना होगा। इसके अगले दिन ब्रिटिश राज की होम डिपार्टमेंट एमरी के साथ एक 3 स्टेज प्लान शेयर करती है इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए। वही प्लान जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था। यही कारण कि जब ऑल इंडिया कमेटी के द्वारा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास की जाती है, ब्रिटिश इसके बारे में ऑलरेडी जानते थे। महात्मा गांधी के ऐतिहासिक स्पीच के बाद 9 अगस्त को सुबह के करीब 5 बजे गांधी जी और बाकी और टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके महात्मा गांधी को पुनः के आगा खान पैलेस में ले जाया जाता है। इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रीजन था ब्रिटिश का। वाइस रॉय लिनलिथगो ने एमरी को लिखते हुए कहा था कि हमें इन महात्मा को एक ऐसी जगह भेजना चाहिए जहां नाम में जेल ना हो। अगर हमने ये दिखा दिया कि हम गांधी जी को जेल में डाल रहे हैं तो हो सकता है लोगों में गुस्सा आ जाए। इसलिए हम ये दिखाएंगे कि हम तो उन्हें पैलेस में कैद करके रख रहे हैं। We may be quite certain that we shall have some uphill propaganda battles to fight. इन सभी अरेस्ट के बाद कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया जाता है। कांग्रेस के जितने भी ऑफिसेस थे देश में, उन सब पर सील लगा दिया जाती है और इन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। उस वक्त की 2 और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाता है। इसकी बात मैं वीडियो में डिटेल में आगे करता हूं, लेकिन इससे पहले मीडिया का हाल देखते हैं। गांधी जी की जो ऐतिहासिक स्पीच थी, उसका एक भी शब्द अलाउड नहीं था मीडिया को प्रिंट करना अखबारों में। तो ना ही किसी अखबार में महात्मा गांधी की स्पीच छपी, ना ही कहीं यह छापा गया कि ब्रिटिश सरकार ने कुछ एक्शन लिया है। आखिर गांधी जी के मैसेज को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? यहां पर हमारी कहानी में एंट्री होती है दोस्तों, 22 साल की एक्टिविस्ट उषा मेहता की। अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ये एक ट्रांसमीटर ढूंढ कर लाती है और एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू करती है। कांग्रेस रेडियो 42.34 की शुरुआत। 14 अगस्त वो दिन था जब इस अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई और जो शब्द आपने अभी सुने वो खुद उषा मेहता के थे। अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यह एक ट्रांसमीटर ढूंढ कर लाती है और एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू करती है। कांग्रेस रेडियो 42.34 की शुरुआत। 14 अगस्त वो दिन था जब इस अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई और जो शब्द आपने अभी सुने वो खुद उषा मेहता के थे। इस रेडियो के जरिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संदेशों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया और ब्रिटिश राज के प्रोपेगेंडा को टक्कर देने लगे ऐसे अंडरग्राउंड मीडिया चैनल्स। अपनी लोकेशन हिडन रखने के लिए उषा मेहता संदेशों में कहती थी कि दिस इज कांग्रेस रेडियो फ्रॉम समवेयर इन इंडिया, लेकिन एक्चुअली मैं वो बॉम्बे से ही ब्रिटिश सरकार को इस रेडियो को सोर्स ढूंढने में करीब 3 महीने का समय लगा। लेकिन तब तक बहुत से लोग ऑलरेडी जागरूक हो चुके थे। धीरे धीरे ऑल इंडिया रेडियो को एंटी इंडिया रेडियो बुलाया जाने लगा जब कांग्रेस रेडियो को जाम करने की कोशिश करी जाने लगी। फाइनली जाकर 12 नवंबर साल 1942 में ब्रिटिश सरकार उषा मेहता को अरेस्ट कर लेती है। उनकी सारी इक्विपमेंट सीज कर ली जाती है और 6 महीने तक जबरदस्त तरीके से इंट्रोगेट करने के बावजूद ब्रिटिश के सामने वो अपना मुंह नहीं खोलती। आगे चलकर साल 1969 में जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने ये कहा था, जब मीडिया का पूरी तरीके से मुंह बंद कर दिया जाए तो एक ट्रांसमीटर जरूर मदद करता है देश के कोने कोने तक इनकलाब का संदेश पहुंचाने में। जिस वक्त ही मूवमेंट शुरू हुई
उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बर्लिन शहर में रह रहे थे और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे अपने आजाद हिंद रेडियो के जरिए। जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने की खबर नेताजी तक पहुंची, उन्होंने अपने दोस्त एसी और नंबियार को कहा कि अब समय आ गया है गांधी जी को सपोर्ट करने का। हालांकि नेताजी और गांधी जी के तरीकों में काफी अंतर रहा था, लेकिन अब नेताजी पूरी तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट के फेवर में थे। उन्होंने इस मूवमेंट को इंडियाज नॉन वायलेंट गेरिला वॉरफेयर कहा, जहां एक तरफ हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स लोगों को जागरूक करने का संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ नए चेहरे उभर कर आए जो तैयार थे। ग्राउंड पर प्रोटेस्ट करने के लिए महात्मा गांधी के कुछ चंद शब्दों ने इस हद तक लोगों को इंस्पायर किया कि आप सोच भी नहीं सकते। मतनगिरी हजरा बंगाल प्रेसिडेंसी में रहने वाली एक 82 साल की औरत थी। इन्हें बंगाली में गांधी बुरी कहा जाता है, जिसका मतलब है बुरी गांधी। 29 सितंबर 1942 अपने डिस्ट्रिक्ट में ये 6000 लोगों की रैली लीड कर रही थी। इनका प्लान था सब लोगों के साथ मिलकर वहां के तामलुक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा लहरा जाए और उस पुलिस स्टेशन को कब्जे में कर लिया जाए। जितनी उनकी उम्र थी उससे ज्यादा उनमें साहस था। पुलिस की धमकियों के बावजूद भी वो रुकी नहीं। इस रैली को वो सामने से लीड कर रही थी, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए कि तभी आगे से उन पर 3 गोलियां चला दी जाती हैं। गोलियां लगते हुए भी उनके मुंह से वंदे मातरम निकले जा रहा था और वो नीचे गिर जाती हैं, अपने हाथ में तिरंगा लिए। आजादी के 30 साल बाद 1977 में हजरा वो पहली महिला क्रांतिकारी बनी है जिनका स्टैचू कोलकाता मैदान में खड़ा करा गया। हजरा जैसे ही हजारों लोगों पर ब्रिटिश ने इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश में हजारों लोगों पर ओपन फायर किया। राम मनोहर लोहिया ने उस वक्त के वाइस रॉय लिनलिथ गौ को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया 50,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों को मारा गया। इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इसके अलावा 1 लाख से भी ज्यादा अरेस्ट देखने को मिले। लोगों के यहाँ कई नाम हैं जो आपने शायद कभी सुने भी नहीं होंगे, जैसे कि सुचेता कृपलानी, जो आगे जाकर उत्तर प्रदेश की चौथी चीफ मिनिस्टर बनती हैं। इन्होंने अपनी खुद की अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाई। कुछ लीडर्स अरेस्ट के लिए तैयार थे और उन्होंने अपने पहले से ऑल्टरनेट प्लान बना रखे थे। जैसे कि 9 अगस्त को जब अरेस्ट किया गया यूसुफ मेहर अली का, तो उन्होंने पहले से ही अपने साथियों को बता रखा था कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप लोगों पर है। इनमें से एक थी अरुणा आसफ अली, जिन्होंने 9 अगस्त को पहली डेमोन्स्ट्रेशन लीड करी। इन्हें आगे चलकर ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहा गया। ये दिल्ली की पहली मेयर भी बनी और 1997 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। मूवमेंट के दौरान अरुणा आसफ अली अरेस्ट से बची रही अंडरग्राउंड होकर। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्हें जेल में डाला गया, लेकिन वो जेल से भाग निकले और अपना काम कंटिन्यू रखा। जैसे कि जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाला गया और अपने साथियों के साथ मिलकर इन्होंने प्लान बनाया जेल से भागने का। दिवाली की रात 8 नवंबर 1942 जब जियादतर गार्ड ड्यूटी पर नहीं थे, तो इन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक जेल ब्रेक किया। 7 कैदियों के साथ ये जेल से भाग निकले नेपाल की ओर, जहां जाकर इन्होंने आजाद दास्ता की शुरुआत करी। कई और ऐसी कहानियां हैं पूरे देश भर से, जहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सिर्फ लीडर्स ही नहीं बल्कि आम लोग भी शिद्दत से भाग ले रहे थे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का चंदा इकट्ठा करने से लेकर गांव में बसने वाले लोगों का रेलवे ट्रैक्स ब्लॉक कर देना, सब कुछ देखने को मिला। ब्रिटिश सरकार के पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, पोस्ट ऑफिसेज और बाकी और जो सरकारी अथॉरिटी का सिंबल्स थे, उन पर हमला किया गया। कॉलेजेस में बच्चे स्ट्राइक पर चले गए, मार्चेस निकाली गई। बॉम्बे, जमशेदपुर, अहमदाबाद में हफ्तों तक फैक्ट्री वर्कर्स काम पर नहीं आए। ये भी एक चीज नोट करने वाली है, हर किसी को रैलियां निकालने की जरूरत नहीं। मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना काम बंद कर देना, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स करना भी एक तरीका है। मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का कुछ जगहों पर वायलेंस भी देखने को मिला। ब्रिजेस उड़ाए गए, टेलीग्राफ वायर्स काटी गई, रेलवे लाइंस को ब्लॉक किया गया। यूपी बिहार में उस वक्त थाना जलाओ, स्टेशन फूंक दो।
जैसे नारे लगे। 31 अगस्त को वाइसरॉय लिलिथ गूल एक चिट्ठी में विंस्टन चर्चिल को लिखकर कहते हैं, I am engaged here in meeting by far the most serious rebellion since that of 1857. मैं जिस रेवोल्यूशन से यहाँ पर डील कर रहा हूँ वो इतनी बड़ी है कि आखिरी बार हमने इतनी बड़ी रेवोल्यूशन 1857 में देखी थी। ब्रिटिश सरकार की सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर फेल थी। सभी टॉप लीडर्स को अरेस्ट करने के बावजूद भी ये मूवमेंट बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि आम जनता इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। कितनों पर गोलियां चलाओगे, कितनों को जेल में डालोगे, और अब तो वायलेंस भी देखने को मिल रहा था यहाँ पर। ये चीज भी जाननी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि महात्मा गांधी की क्या सोच थी इस वायलेंस को लेकर, क्योंकि हम सब जानते हैं 1922 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वायलेंस देखने को मिला तो उन्होंने इस मूवमेंट को रोक दिया। 1934 में फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जब वायलेंस होना शुरू हुआ तो फिर से गांधी जी ने उस मूवमेंट को रोक दिया। लेकिन अब क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जब फिर से वायलेंस की घटनाएं देखने को मिल रही थीं, गांधी जी अब तक थक चुके थे। 7 जून 1942 को उन्होंने अपनी वीकली मैगजीन हरिजन में लिखा था, I waited and waited. मैं इंतजार करता रहा कि देश के लोगों में नॉन वायलेंट स्ट्रेंथ आएगी, इन फॉरेन लोगों को बाहर फेंकने की। अब मुझे लगता है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इन सभी प्रिकॉशंस के बाद अगर अभी भी कुछ जगहों पर वायलेंस देखने को मिलता है तो इट कैन नॉट बी हेल्प्ड। गांधी जी का अप्रोच इस बड़ी प्रैग्मेटिक था। इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को देखकर उन्होंने इस वायलेंस का सारा ब्लेम ब्रिटिश हुकूमत पर डाला। इस पूरे संघर्ष में कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि बात समझ में आती है कि हर किसी में इतना साहस नहीं होता कि सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश की इतनी बूटलिकिंग कर रहे थे कि वो क्विट इंडिया मूवमेंट को खत्म करने में ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी उस वक्त, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग ने 1940 में एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसे लाहौर रेजोल्यूशन का नाम दिया जाता है, जिसके चलते इन्होंने डिमांड उठाए कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट देश बनाया जाए। और इस मुस्लिम लीग की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन पर बैठे थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 26 जुलाई 1942 की बात है। क्विट इंडिया मूवमेंट के शुरू होने से करीब 2 हफ्ते पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक चिट्ठी लिखी ब्रिटिश सरकार को। आगे ये लिखते हैं कि सवाल ये कि कैसे कॉम्बैट किया जाए क्विट इंडिया मूवमेंट को बंगाल में। ये एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से करी जानी चाहिए कि कांग्रेस के सारे एफर्ट्स फेल रहें और ये मूवमेंट बंगाल के प्रोविंस में शुरू ना हो पाए। ये लिटरली आइडियाज डिस्कस कर रहे थे ब्रिटिश की सरकार के साथ कि कैसे इस मूवमेंट को दबाया जा सके। कानपुर में हिंदू महासभा के 24वें सेशन के दौरान इनके पार्टी लीडर विनायक दामोदर सावरकर एक और स्ट्रैटेजी बताते हैं। हिंदू महासभा रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की स्ट्रैटेजी फॉलो करती है। हम न सिर्फ अनकंडीशनल कोऑपरेशन देते हैं ब्रिटिश सरकार को, बल्कि हम एक्टिव और आर्म्ड रेजिस्टेंस के लिए भी तैयार हैं। उस वक्त हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी थी और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर आरएसएस का भी जो बर्ताव था वो सेम था क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रति। इसलिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके स्टांस को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करती है। संघ ने अपने आप को बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से खुद को कानून के दायरे में रखा है और अगस्त 1942 में जो डिस्टर्बेंसेस हुई उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जहां एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को बनाया क्विट इंडिया मूवमेंट के कुछ महीनों बाद, वहीं दूसरी तरफ सावरकर कॉलोनियल सरकार में लाखों इंडियंस को रिक्रूट करने में मदद कर रहा था ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस में। ये वही इंडियंस जो ब्रिटिश आर्मी में दाखिल होकर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ते हैं। उस वक्त एक बंदा था नारायण आप्टे नाम से, जो कि ब्रिटिश फौज में शामिल होता है और बाद में चलकर ब्रिटिश रॉयल इंडियन एयरफोर्स के लिए रिक्रूटर भी बनता है। इसे आगे चलकर दोषी पाया गया कि महात्मा गांधी जी की असैसिनेशन में इसका हाथ रहा था, साथ ही में ही नथुराम गोडसे का भाई।
और इसीलिए ये सुनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी चुप नहीं रहे। 14 अगस्त 1942 को बर्लिन में रेडियो के जरिए वो एक संदेश भेजते हैं। मैं सावरकर, जिन्ना और बाकी सारे उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग ब्रिटिश के सामने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि कल एक दिन आएगा जब कोई ब्रिटिश एम्पायर नहीं बचेगा। हिंदू महासभा के खुद के एक सीनियर लीडर सी चैटर्जी लिखते हैं, ये बड़ा अम्यूजिंग है देखना कि कैसे मिस्टर जिन्ना चाहते हैं कि कोई भी मुस्लिम कांग्रेस की इस मूवमेंट का हिस्सा ना बने और दूसरी तरफ मिस्टर सावरकर हिंदुओं के लिए भी यही चाहते हैं। इस सब ऑपोजिशन के बावजूद भी दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट एक सक्सेसफुल मूवमेंट रही है। इंडिया की आजादी की बात दुनिया भर में चलने लगी। उस वक्त की अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट भी प्रेशर बनाते हैं यूके की सरकार पर कि इंडिया की कुछ डिमांड्स फुलफिल करी जाएंगे। ब्रिटेन के अंदर भी ब्रिटिश लोगों के द्वारा मांग उठने लगी थी कि अब इंडिया को आजादी दे दी जाएंगे। जून 1945 ब्रिटिश लेबर पार्टी अपना नया मैनिफेस्टो रिलीज करती है, लेट अस फेस द फ्यूचर। यह ब्रिटिश की जनता से प्रॉमिस करते हैं कि अगर हम पावर में आए तो हम इंडिया जैसी कॉलोनीज को पूरी तरीके से आजादी दे देंगे। अगले महीने 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी पावर में आ जाती है। नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली। और यह ओपनली डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस देने का समय आ गया है। जैसे ही ब्रिटेन में सत्ता पलटती है, इंडिया में अरेस्टेड कांग्रेस लीडर्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है और इसके 2 साल बाद जो संघर्ष हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने सालों पहले शुरू किया था, वो कामयाब होता है। इंडिया को पूरी तरीके से आजादी मिल जाती है। हालांकि 1945 में चीज काफी क्लियर हो चुकी थी कि इंडिया को आजादी मिलनी ही है, लेकिन 1944 में 2 और इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसकी वजह से आजादी की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। पहला, INA सोल्जर्स का कोर्ट मार्शल, जिन्हें INA ट्रायल्स भी कहा जाता है, और दूसरा रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। इनके बारे में कभी और डिटेल में बात करते हैं किसी और वीडियो में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।